Hello everyone, that's the lecture of chemistry for class 11th. Today's our topic is बोहर मॉडल ऑफ एटम. बोहर ने क्या किया था बच्चों, जो रदरफोर्ड की कुछ लिमिटेशंस थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी. ओके तो उसको उसकी जो भी लिमिटेशंस थी उसको दूर किया था. ठीक है, मीन्स उसकी कुछ क्या लिमिटेशंस थी. उसने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन मीन्स कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, तो वो क्या करता है, कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को लूज करता है. ठीक है, एंड ऐसा करते करते उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस वो क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है. समझ आए क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. एंड आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन कोलैप्स इन न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाता है. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. मीन्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मीन्स वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा भाई उसके अकॉर्डिंग. तो ठीक है, मीन्स ये क्या होगी उसकी एक लिमिटेशन. उसने बोला भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, बट मैक्सवेल के अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया. मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो मीन्स है ही नहीं कुछ भी. ठीक है, तो इसलिए बट हमें तो पता है ना कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, लेकिन इसलिए ये क्या होगी उसकी एक लिमिटेशन, और इस लिमिटेशन को ओवरकम दूर किसने किया, बोहर ने किया. बोहर ने क्या बोला बच्चे, उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रिवॉल्व ना करके वो किस में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. समझ आया, उसको उसने सर्कुलर ऑर्बिट्स का नाम भी दिया. फर्स्ट ऑर्बिट को उसने बोला के शेल. ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये क्या है, न्यूक्लियस. ये क्या है, फर्स्ट शेल. ये दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, ओके. दिस ये के शेल, एम शेल, एन शेल, एम के एल, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल. समझ आया, मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट को उसने नाम दिया के शेल का, एंड सेकंड ऑर्बिट को एल शेल. ओके, एंड थर्ड वन को एम शेल, एंड फोर्थ को एन शेल. मीन्स उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है इन 4 पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. समझ आया, ठीक है. एंड जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इन शेल्स के अंदर, उसके लिए उसने फॉर्मूला बनाया. ठीक है, मीन्स मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक शेल के अंदर, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. It means the maximum number of electron present in a shell is given by means a formula कि जितने मीन्स इन इलेक्ट्रॉन्स, उसने ये तो बताया ही कि जो इलेक्ट्रॉन है वो के शेल में भी रिवॉल्व करता है, वो एल में भी, एम में भी और एन के अंदर भी. ठीक है, और एक मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके लिए भी उसने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला क्या है, 2n स्केयर. क्या है, 2n स्केयर, वेन n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 है किसके लिए, फॉर के शेल के लिए, एंड n इज इक्वल टू 2 फॉर एन शेल के लिए, एल शेल के लिए. ठीक है, n इज इक्वल टू 3 फॉर एम शेल, एंड n इज इक्वल टू 4 फॉर एन शेल. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं के शेल के अंदर, तो कितनी वैल्यू आती है, 2 मल्टीप्लाई 1 रेज टू पावर 2. ठीक है, कितना आ गया, 2. एंड सेकेंड में n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2,
कितने आ गए 8 एंड नेक्स्ट 18 आई थिंक एंड नेक्स्ट में सॉरी 3 एंड हेयर इज 4 ओके 32 समझ आया। मीन्स के शेल के अंदर बच्चों मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ पे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है के शेल की इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। ओके एंड एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ पे एम शेल है यह ओनली 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकती है, यहाँ पे ओनली 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकती हैं, 8 से ज़्यादा नहीं। एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन एंड एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। ओके ये था हमारा बोहर मॉडल। मीन्स उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है। और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक आउटर मोस्ट शेल में कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं, ठीक है। और हम बाहर वाली जो भी शेल्स हैं उनको फिल नहीं करेंगे जब तक हम इनर शेल को, जो भी हमारी इनर शेल है वो कम्प्लीटली फिल ना हो जाए। समझ है। लाइक जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। लाइक 2 कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, 2 और 6, ठीक है। सॉरी 2 और 4 और नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 हाँ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर बोलो, ठीक है। 2 5 है ना। और ऑक्सीजन क्या होता है 8 2 6। या फिर मैं जैसे एग्जांपल ले लूँ सोडियम, सोडियम का कितना 11 एटॉमिक नंबर 2 8। मीन्स पहले के शेल फिल होएगी फिर एल शेल फिल होएगी देन हम एम शेल को फिल करेंगे। ये नहीं है कि हम 2 के बाद एम शेल के अंदर को फिल करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। मीन्स पहले जो ये इनर वाली शेल है ना, एम से इनर कौन है एल, एल से इनर के। मीन्स स्टार्टिंग में हम के शेल को फिल करेंगे, जब ये कम्प्लीटली फिल हो जाती है देन हम फिल करेंगे एल शेल को, देन हम फिल करेंगे एम शेल को। ओके ये जो भी पीछे हमने पढ़ा है बच्चे वो क्या थे बोहर के पोस्टुलेट थे, ठीक है। मीन्स उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, बट उसने ये भी बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करेगा इन दो सर्कुलर ऑर्बिट, उन सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा इन विच द एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of h by 2 पाई। ओके मीन्स जो एम वी आर होगा वो किसके इक्वल होगा h by 2 पाई के। ओके एंड सेकेंड थिंग क्या है कि जो उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है लाइक जैसे हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है बच्चे, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है बोहर कहता है कि मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और इमिट होती है कब, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हाई लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ओके इसलिए अब देखो मीन्स यहाँ पे वो एन शेल में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है N1 शेल में है, ठीक है। और ये हमने मान ली N2 और ये क्या है N3 हमने 3 शेल तक इसको डिफाइन किया। अब कोई भी हम किसी भी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हैं हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। अब डालेंगे तो ये जो यहाँ तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस डाली है हमने वहाँ पे क्या करेगा ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, ये हायर लेवल में चला जाएगा। बिकॉज ये क्या था लोअर लेवल था, इसकी एनर्जी कम थी। लेकिन अगर हमने इससे बाहर से कोई भी रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हमने उसके ऊपर डाली तो क्या हो गया, इसके पास मीन्स एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी और ये कहाँ चला गया N3 लेवल में चला गया। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। समझ आया। अब ये कहाँ पे है, यहाँ पे। अब हम इस लेवल को यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। ये है N1
दैट इज N2 एंड दैट इज N3, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, समझ आया। अब जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब इसके पास क्या है, ये हायर लेवल में चला गया, ठीक है, ये क्या हायर लेवल में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे हायर लेवल में जाके बच्चे वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल, बिकॉज अगर किसी की एनर्जी ज़्यादा है तो वो उछल कूद करता रहेगा, मीन्स उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन तो ये क्या चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, वो फिर से लोअर लेवल में आ जाएगा, समझ आया। बट अब वो जब लोअर लेवल में आता है तो कुछ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन वो क्या कर देता है, एमिट कर देता है, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को, कुछ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को वो क्या कर देता है, एमिट कर देता है, समझ आया। तो इसमें मीन्स यहाँ पे क्या हो गई, जो एनर्जी है वो क्या हो गई, एमिट कर दी। कुछ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को उसने क्या कर दिया, एमिट कर दिया, समझा। मीन्स बाहर ने क्या बोला कि जो एनर्जी है वो इमिट होएगी या एब्जॉर्ब होएगी, ठीक है। एब्जॉर्ब कब होएगी, जब वो लोअर लेवल टू हायर लेवल में जाएगा, ठीक है। एंड जब वो हायर टू लोअर लेवल में आएगा तो वो क्या करेगा, इमिट करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी को, समझ आया, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस आया, मान लो यहाँ पे E1 एनर्जी है, ठीक है, और हायर लेवल में जाके E2 एनर्जी हो गई, ठीक है। तो E2 माइनस के E1 डेल E मीन्स एनर्जी डिफरेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे, डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस के E1, समझा। E1 क्या है यहाँ पे, लोअर एनर्जी, एंड E2 इज हायर एनर्जी, बिकॉज E1 में क्या थी, उसकी एनर्जी कम थी, और E2 में जाके उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन फिर वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या आ जाता है, वो वापस से अपने लोअर लेवल में आ जाता है, ठीक है, बिकॉज वो स्टेबल होना चाहता है। एंड एवरीथिंग इन केमिस्ट्री वांट टू स्टेबल होना चाहते हैं हम, जैसे जो टीचर्स हैं या सभी चाहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब लेना, है ना। तो इस वजह से हम भी क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। तो भाई इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन भी चाहते हैं स्टेबिलिटी, इसलिए वो क्या करना चाहता है, अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है, समझ आया। तो ये थे बच्चे एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला कि जो एनर्जी है, नेक्स्ट है थर्ड, the energy of different energy level in case of hydrogen atom is given by, जो भी एनर्जी लेवल डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर, ठीक है, उसको उसने क्या बताया, उसके लिए उसने एनर्जी लेवल जो एक फॉर्मूला दिया एनर्जी का, वो क्या था, 2π² me² बाय n² h², ओके। मीन्स जो हाइड्रोजन एटम है उसमें जो डिफरेंट एनर्जी लेवल आते हैं उसके लिए उसने एनर्जी का एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। मीन्स अलग अलग लेवल की हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी, लाइक n की वैल्यू 1 पुट करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और हमें क्या आ जाएगी, हमारे पास से अलग अलग एनर्जी लेवल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू 1, देन n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो En फाइंड आउट करेंगे कितना है, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे एंड En फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू 4, ओके। अगर हम यहाँ पे m की e की चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻31, समझ आया। और इसका मास हम रख देंगे, और h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। अगर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम। मीन्स एक एटम की जो एनर्जी होगी वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ आया, ठीक है। ये क्या दिया था उसने, एनर्जी मीन्स जो हाइड्रोजन में जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती है ना, हाइड्रोजन एटम में आपको पता है जो सीरीज आती हैं, लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज, वो किसने दी, उसको हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है वो किसने एक्सप्लेन किया, बोहर ने एक्सप्लेन किया। और सेकंड थिंग क्या बताई, फर्स्ट तो उसने ये, इसकी हम एडवांटेज में पढ़ लेंगे, ओके। अब क्या है बच्ची, उसकी हम क्या पढ़ेंगे, उसकी एडवांटेज। एडवांटेज में क्या है, फर्स्टली उसने क्या बोला
उसने इलेक्ट्रॉन्स की हमें स्टेबिलिटी बताई, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही रिवॉल्व नहीं करता, कुछ पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। सेकंड, डिफाइन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ऑफ डिफाइन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। किसके स्पेक्ट्रा को बताया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को बताया, ठीक है। और उसने क्या बोला कि जो जिस फ्रीक्वेंसी, उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को इमिट करता है ना, लाइक जो हमने पीछे किया था, ठीक है, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसे पर्टिकुलर टाइप की जो रेडिएशंस हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस को क्या कर रहे हैं, वो इमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चे किस पे डिपेंड करती है? वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस है, सॉरी, वो डिपेंड करती है, मीन्स जो वो पार्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को जब वो इमिट करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एच म्यू पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है? एच म्यू पे। अब देखो, सॉरी बच्चों, वो डिपेंड करती है एनर्जी डिफरेंस पे। किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी डिफरेंस पे। इसका मतलब क्या है, ये हम समझते हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को वो यहाँ पे इमिट कर रहा है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी डिफरेंस पे, कि जो E1 एंड E2 में एनर्जी डिफरेंस कितना है। समझ आए? किस पे डिपेंड करती है? डिफरेंस इन एनर्जी लेवल। अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इमिट करेगा, और कम है तो ज़्यादा की को करेगा। समझ आया? ठीक है, मीन्स जो एच म्यू है, एच म्यू वो किस पे डिपेंड करता है? E2 माइनस की E1, ठीक है। अगर हम यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगी? E2 माइनस की E1 बाई एच म्यू। ओके, E2 क्या है? हाइयर एनर्जी लेवल, E1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। और हमें पता है म्यू होता है C बाई लैम्डा, तो हम यहाँ पे ये भी पुट कर सकते हैं, C बाई लैम्डा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बाई एच, ठीक है। अगर हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लैम्डा की वैल्यू पे, अगर वेवलेंथ हमें पता करना है कि भाई फ्रीक्वेंसी की तो पता हो गई, हमें पता चल गई, ठीक है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को वही इमिट कर रहा है, वो डिपेंड करती है एनर्जी डिफरेंस पे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की पता चल गई तो हम लैम्डा भी तो निकाल सकते हैं ना वहाँ से, ठीक है। तो लैम्डा क्या हो गया? उसकी वेवलेंथ। लैम्डा क्या होती है? उसकी वेवलेंथ, वेव की वेवलेंथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? HC बाई E2 माइनस की E1। ओके, अब देखो बच्चों इसकी कुछ लिमिटेशंस। अब तक हमने क्या पढ़ी? एडवांटेज क्या है उसकी, कि उसने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया, एंड जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है उसके बारे में एक्सप्लेन किया उसने, ठीक है। जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं वो उसको एक्सप्लेन किया उसने, ठीक है। अब उसकी लिमिटेशंस क्या है बच्चे? ये क्या है? फर्स्ट है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इट मीन्स एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही की जो भी इसने जो भी बताया है ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है, ये सब कुछ उसने क्या बताया? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मान के बताया है, ठीक है। मल्टी अगर वहाँ पे तो, लेकिन आपको पता है कि जैसे सोडियम है, सॉरी कार्बन से ही मान लो, कार्बन में कितने हैं? 2 और 4, मीन्स ये क्या उसकी, उस कार्बन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर नेक्स्ट क्या है? से 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा है ना, क्या एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी पॉसिबल है, उसमें तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो उसने केवल एक्सप्लेन किया, जो स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया उसने ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन मान के। समझ आए कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है, मीन्स वो मल्टी इलेक्ट्रॉन
एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने अज्यूम किया जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताया, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, समझ आया, सब कुछ बताया। हाइड्रोजन में कैसे स्पेक्ट्रल लाइन्स आती हैं वो बताया। बट ये सब किसके बारे में बताया उसने? ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के स्पेक्ट्रा को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। और सेकेंड है, सेकेंड पॉइंट है बच्चे, थर्ड पॉइंट, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है जीमन इफेक्ट? देखो बच्चों, जो हमने लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा था ना, लाइन स्पेक्ट्रा जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम हीट करते हैं। जब हम हीट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कुछ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को इमिट करता है। ठीक है, तो जो भी वो इमिट कर रहा है जिन रेडिएशंस को, अगर हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ना, ठीक है, अगर हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दिया तो जो लाइन्स है ना, जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं वो नंबर ऑफ लाइन्स में, बहुत सारी लाइन्स में स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, अगर हमने उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दिया तो जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं वो बहुत सारी लाइन्स में स्प्लिट हो जाती हैं। समझ आया? ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का भी वहाँ पे अफेक्ट पड़ता है। बट जो बोहर है वो इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जीमन इफेक्ट क्या होता है बच्चे? द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो स्पेक्ट्रा पे हमें 2 वैसे वेवलेंथ नहीं मिली थी, ठीक है, मीन्स 2 वेवलेंथ मिली थी। एक थी 5896 एंगस्ट्रोम की एंड एक थी 5890 एंगस्ट्रोम की। ठीक है, मीन्स अगर हमने इनको किसके प्रेजेंस में रख दिया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया, तो इन नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन बोहर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जी में ये इफेक्ट क्या होता है? जीमन इफेक्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन in the presence of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जो स्टार की इफेक्ट है वो क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनका स्प्लिट हो जाना, स्टार एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाना, दैट इज जीमन इफेक्ट। अब यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है बच्चे वो क्या है? इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। उसने जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उनकी शेप के बारे में नहीं बताया। ठीक है, मीन्स उनकी शेप कैसी है, ठीक है, के शेल में जो भी मीन्स जो भी जिस भी मॉलिक्यूल का हम स्पेक्ट्रा फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी शेप कैसी है, मीन्स शेप के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ठीक है, एंड फिफ्थ क्या है बच्चे कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। समझ आए? तो ये क्या थे बच्चे? उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है बच्चे? ये कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी एंड या फिर मीन्स सर्टेनिटी। ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल की हम पोजीशन, ठीक है, जो भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी हम पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों साथ साथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, साइमल्टेनियसली मीन्स क्या होता है? साथ साथ। अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है उसकी मोमेंटम में, ठीक है, या फिर उसकी वेलोसिटी में बोल सकते हो। लेकिन अगर हम उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है उसकी पोजीशन में। समझ आए? मीन्स वो पार्टिकल इतने छोटे हैं कि अगर हम उसको ऐसे देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझो, ये क्या है उसकी फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है। अब देखो बच्चे,
ये क्या कहता है कि हमने मान लिया, हम क्या मीन्स एक्यूरेटली पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी पार्टिकल की, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, एक्यूरेट पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं किसकी, ऑफ एनी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। अगर हम एक्यूरेट पोजीशन मेजर करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स के क्या कहती है, उसके ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एक्यूरेट मेजर करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो वो डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। हम कितनी वेवलेंथ की लाइट है हम यहाँ पे डाल रहे हैं, समझ आए। फॉर एग्जांपल हमें इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है बच्चे, यहाँ पे पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हमें क्या मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स क्या कहती है, अगर हमें किसी की पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है ना, तो वो पोजीशन डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, कि हम किस वेवलेंथ की जो लाइट है हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। समझ आया कि किस वेवलेंथ की लाइट हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। और जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी, ठीक है, जितनी शॉर्टर, मैं इसको लैम्डा से प्रेजेंट कर सकती हूँ ना, इसका सिंबल होता है लैम्डा वेवलेंथ का, जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतनी हम एक्यूरेटली पोजीशन मेजर कर सकते हैं, समझ आए। जितनी वेवलेंथ कम मीन्स कम वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे यूज करेंगे ना, कम वेवलेंथ की लाइट, तो उतनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स उतनी ज़्यादा एक्यूरेट पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, याद करो आप, शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स हाइयर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स हाइयर फ्रीक्वेंसी, जैसे आपको पता है विबग्योर बनता है VIBGYOR, इसकी क्या होती है सबसे ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ होती है ना, और बट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो रेड है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है बट इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है ना। इसी वजह से हम इसका ये सिग्नल्स वगैरह में रेड कलर का ज़्यादा यूज करते हैं, ओके, बिकॉज इसकी वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है और ऑल कलर से, ठीक है। तो इसलिए अगर हम मीन्स अगर हमने किसी भी पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे पोजीशन मेजर करनी है, तो हम शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब क्या है, हाइयर फ्रीक्वेंसी, एंड हाइयर फ्रीक्वेंसी मीन्स हाइयर एनर्जी। हाइयर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी का मतलब इट मीन्स अगर हम बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे ना, तो उसकी जो स्पीड है, तो जो इलेक्ट्रॉन है मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी की हाई एनर्जी फोटोन है, अगर यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्पीड भी चेंज कर लेता है और वो अपनी वेलोसिटी पोजीशन, स्पीड के अंदर ही आगे वेलोसिटी, तो ठीक है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी मीन्स यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन, हम उसकी एक्यूरेटली पोजीशन मेजर करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन हमने उसकी शॉर्टर वेवलेंथ का यूज़ किया। शॉर्टर वेवलेंथ से अच्छी पोजीशन एक्यूरेटली पोजीशन हम मेजर कर सकते हैं, बट शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स हाइयर फ्रीक्वेंसी। हाइयर फ्रीक्वेंसी का मतलब हाइयर एनर्जी, मीन्स जब हाइयर एनर्जी के फोटोन यहाँ पे हम डालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा था सर्कुलर ऑर्बिट में, तो ये अपनी स्पीड भी चेंज कर लेगा। ये स्पीड देखो इसकी यहाँ पे एक नया पाथ फॉलो करेगा अभी ये, ठीक है। मीन्स ये अपनी स्पीड भी चेंज कर लेगा, ये अपनी वेलोसिटी भी चेंज कर लेगा, समझ आए। मीन्स जितनी ज़्यादा हमने एक्यूरेटली पोजीशन को मेजर करना चाहा, उतनी ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई, उतनी ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई इन मोमेंटम में, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी में, समझ आए। उतनी ज़्यादा मोमेंटम क्या होता है बच्चे, डेल पी क्या होता है, वो एम डेल वी ही तो होता है। हम इसकी अब मैथमेटिकली हम इसको सोल्व करेंगे अभी, समझ आया, ठीक है। मीन्स अगर हम पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करेंगे, तो क्या होगा, उसकी उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी
किस में, वेलोसिटी में। अगर वेलोसिटी अगर मेजर करने की कोशिश करेंगे तो उतनी ज़्यादा उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं कि हम एक साथ साइमल्टेनियसली मीन्स साथ साथ हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की मोमेंटम या फिर पोजीशन एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ओके, दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। मैथमेटिकली क्या है बच्चे, मीन्स इसकी जो एक्सप्रेशन हम अगर दें तो हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन डेल एक्स होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल पी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ओके, अगर हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं कि जो द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h बाई 2 पाई। किसके इक्वल है, h बाई 2 पाई। अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो इसकी वैल्यू आती है ऑलमोस्ट, हम इसको ऐसे भी मीन्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे आपको पता है P क्या होता है, mv होता है ना। अगर हमने यहाँ पे डेल P चेंज इन P देखना है तो हम इसको m इंटू डेल वी राइट करेंगे। ओके, देन पुट करो है डेल P इज इक्वल टू m डेल v इज इक्वल टू h बाई 2 पाई, ठीक है। और अगर हम मास को नीचे लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच बाई एम डेल वी, ठीक है। मीन्स अगर किसी की पोजीशन हम मेजर करेंगे उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी उसकी वेलोसिटी में, अगर वेलोसिटी मेजर करेंगे तो उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है उसकी पोजीशन में, ठीक है। अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस है बच्चे, मीन्स उसकी एडवांटेज कहाँ कहाँ पे हैं, सिग्निफिकेंस क्या बची, इसका डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। मीन्स हार्डली ये यूज होता है प्रिंसिपल, बट ये सिग्निफाई है ओनली लाइटर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। इसने जो भी प्रिंसिपल दिया ना वो किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। जो बिगर पार्टिकल हैं हम उनकी पोजीशन या फिर मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मीन्स ये हर ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर ये मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। ये केवल किसके अप्लीकेबल है, ओनली माइक्रोस्कोपिक पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम दोनों यहाँ पे बिगर पार्टिकल, जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं उनकी पोजीशन या मोमेंटम है वो भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और स्मॉलर पार्टिकल है उसकी भी फाइंड आउट करेंगे। फिर आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हम मीन्स ऐसा क्यों कहते हैं कि जो ये केवल अप्लीकेबल है ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ही अप्लीकेबल क्यों है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कोई भी बॉडी है जिसका मास कितना है, मास इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम, ठीक है। मास कितना मान लिया, एक पार्टिकल है जिसका मास 1 मिलीग्राम है एंड 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 किलोग्राम। किसके इक्वल होता है 1 मिलीग्राम, 10⁻⁻6 किलोग्राम, ठीक है। देन फॉर ए पार्टिकल, एक पार्टिकल जिसका मास कितना है 1 मिलीग्राम है, तो इसके लिए जो इनकी प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, h की वैल्यू पुट करो, h बाई 4 पाई एम। सॉरी बच्चे यहाँ पे 4 पाई आएगा, किसके इक्वल होगी, इसकी प्रोडक्ट है 4 पाई के, ठीक है। यहाँ पे 4 पाई, मेरे से गलती हो गई थी, 4 पाई आएगा, ठीक है। समझ आया, मीन्स जो प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h बाई 4 पाई, ठीक है। डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू h बाई 4 पाई। अब देखो ये क्या होता है 4 पाई इंटू एम, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 1 मिलीग्राम किसके इक्वल होता है 10⁻⁻6 किलोग्राम की, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये क्या होता है किलोग्राम में होते हैं मैक्स, ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हम किलोग्राम में ही लिखेंगे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करते हैं बच्चों तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आता है 10⁻⁻28 मीटर सेकेंड
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। मीन्स जो प्रोडक्ट है मोमेंटम एंड वेलोसिटी इज एक्सट्रीमली क्या आया, बहुत ज़्यादा स्मॉल आया है, ठीक है। अगर हम एक कोई भी पार्टिकल है जिसका मास अगर 10⁻⁻6 है, अब तो एक पार्टिकल है, मीन्स देख लो एक पार्टिकल कितना छोटा होगा जिसका मास बिल्कुल मीन्स माइनस में है, नेगेटिव में है ना इसका मास, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी पार्टिकल है कोई हमने बड़ा पार्टिकल ले लिया जिसका मास 1 मिलीग्राम से ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू तो और भी ज़्यादा कम आ जाएगी, है ना। मीन्स 1 मिलीग्राम है, उसकी वैल्यू 10⁻⁻28 है बच्चे, ये मीन्स 1/10⁻28, तो इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा स्मॉल आ रही है। अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास 1 मिलीग्राम से भी ज़्यादा है, समझ आया, मीन्स 1 मिलीग्राम इज ऑलमोस्ट बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी है, तो अगर किसी के कोई पार्टिकल अंदर अनदर पार्टिकल जिसका मास इससे भी ज़्यादा है, तो ये वैल्यू तो और भी ज़्यादा स्मॉल आ जाएगी, मीन 10⁻43 45 इतनी आ जाएगी। इट मीन्स इस वैल्यू को हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। इतनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू हम थोड़ी लेंगे, ठीक है। मीन्स उसका मास तो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है, बिकॉज जो हैवियर पार्टिकल है, हैवियर मीन्स इतना हैवी है कि 1 मिलीग्राम मास है उसका, उसी की पोजीशन ये अच्छे से मेजर नहीं कर पा रहा, बिकॉज इसकी वैल्यू जो है इन दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल आ रही है, समझा। तो इसलिए अगर अब हम लाइटर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन है उसका मास मेजर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। अगर हम इसका करते हैं तो डेल एक्स इंटू डेल वी किसके इक्वल हो जाएगा, 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34/4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। इसकी वैल्यू आती है बच्चे 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। मीन्स अगर हमने मान ली अनसर्टेनिटी है पोजीशन में वो इतनी है, और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है वो है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीन्स ये तो काउंटेबल है ना, समझ आया। तो मीन्स ये जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, क्वाइट मीन्स सिग्निफिकेंट आ रही है, मीन्स ठीक आ रही है, समझ आया। मीन्स अगर लाइटर पार्टिकल के लिए अगर हम इनकी मीन्स जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको वो केवल अप्लीकेबल है लाइटर पार्टिकल के, लाइटर पार्टिकल की जो जो पोजीशन है या फिर मोमेंटम है, हम एक बार मीन्स एक बार पोजीशन मेजर कर लेंगे, एक बार मोमेंटम मेजर कर लेंगे, साथ साथ तो हम मेजर कर नहीं सकते, समझ आया। इसलिए ये केवल और वैल्यू क्या आ रही है हमने यहाँ पे पुट करके भी देख लिया, अगर हम उसका मास यहाँ पे एक्यूरेट ले रहे हैं ना, ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू है वेलोसिटी की और इसकी ये ऑलमोस्ट मीन्स ठीक आ रही है, ठीक है, अच्छे से आ रही है, मीन्स सिग्निफिकेंट है, हम इसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। ओके, तो ये केवल अप्लीकेबल है बच्चों ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, ठीक है। किसके लिए, माइक्रो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए, समझ आया। नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट या फिर जो बिगर पार्टिकल हैं उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब इसका एक सेकंड सिग्निफिकेंस भी है बच्चों। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है कि इसने बताया था कि जो वाई इलेक्ट्रॉन, आपको आप स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है एग्जिस्ट नहीं करता न्यूक्लियस के अंदर, है ना। तो आपको ये पता भी तो होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ओनली, जैसे ये न्यूक्लियस है इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो उसके मीन्स कुछ अब तक आप क्या पढ़ते आए हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। लेट अस अज्यूम, हमने मान लिया, हम क्या करेंगे, एटम एग्जिस्ट, जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट करता है इन न्यूक्लियस में। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर, हम इसको मीन्स प्रूव कर देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर नहीं सकता। हमने मीन्स हम पहले उल्टा लेके चलते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है, न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है, 10⁻⁻15
मीटर, ठीक है। ये होता है उसका डायमीटर, मीन्स न्यूक्लियस का डायमीटर कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10⁻⁻15 मीटर। मीन्स यहीं पे तो मीन्स इसी स्पेस को तो ऑक्यूपाई करेगा वो, ठीक है। मीन्स इसी स्पेस में तो रहेगा ना, एग्जिस्ट करेगा न्यूक्लियस। तो इतनी ये जो डायमीटर है इसका हम क्या मान लेंगे इसको, मीन्स मास, सॉरी हम इसको क्या मान लेंगे, उसकी पोजीशन मान लेंगे। समझ आया, मीन्स उसकी पोजीशन क्या है, मीन्स उसका डायमीटर कितना है न्यूक्लियस का, 10⁻⁻15 मीटर है। तो ये वो यहाँ यहीं पे तो एग्जिस्ट करेगा, यहीं पे एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी पोजीशन क्या है, किस किस के मीन्स अंडर में आएगी उसकी पोजीशन, 10⁻⁻15 में, ठीक है। मीन्स डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू h/2π, ठीक है। एंड डेल एक्स इज इक्वल टू m डेल v इज इक्वल टू सॉरी फिर सिर्फ 2π लिखा, 4π। एंड डेल v इज इक्वल टू, हम उसकी अब की बार क्या देख रहे हैं, उसकी वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी देखेंगे हम, उसकी पोजीशन पता है, हम उसकी डेल एक्स हमें पता है 10⁻⁻15 है। समझ आए, बिकॉज वो न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके जो डायमीटर है, जितना भी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है न्यूक्लियस, ठीक है, जितने स्पेस में प्रेजेंट है वो भी तो वहीं पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, 10⁻⁻15। मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो डेल भी क्या हो जाएगी, h/4π इंटू डेल एक्स इंटू एम, ठीक है। सभी वैल्यू को पुट करो, 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34/4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो ये वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, समझो 5.77 मल्टीप्लाई 10⁻10, ठीक है। मीन्स ये जो वैल्यू है ये क्या आ गई हमारी, बहुत ज़्यादा आएगी। ये वैल्यू तो हमारी वेलोसिटी, लाइट किस वेलोसिटी से भी ज़्यादा आ गई। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी वेलोसिटी होती है लाइट की, जब कोई लाइट है वो ट्रेवल करती है तो उतनी वेलोसिटी की, कितनी वेलोसिटी होती है इसकी, इतनी। और ये तो उससे ज़्यादा आ गई, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है इतनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर। समझ आया, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, जितनी मीन्स जो वेलोसिटी लाइट की भी नहीं है, ठीक है। लाइट से भी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है वो तो लाइट की होती है। अगर लाइट से भी ज़्यादा वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, इट मीन्स ये जो हमने माना था कि जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर वो क्या है, गलत है। समझ आया बच्चे, हमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन हम पहले से सुनते आ रहे, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता न्यूक्लियस के अंदर, बट एक्चुअली हम मान के चले कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के इन बिटवीन प्रेजेंट है, उसके बीच में प्रेजेंट है या कहीं पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, उसके डायमीटर में ही एग्जिस्ट करेगा। तो उसका डायमीटर हमने क्या मान लिया, 10⁻⁻15। उसके मास और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें उसकी मीन्स पोजीशन हमने फिक्स कर ली ना बच्चे। हमने क्या फिक्स की, हमने उसकी पोजीशन फिक्स कर ली। तो उतनी ही पोजीशन को अगर सर्टेन किया हमने तो उतनी ही अनसर्टेनिटी आ गई। किस में आ गई अनसर्टेनिटी, उसकी वेलोसिटी में। और हाइजेनबर्ग ऐसे ही तो कहते हैं, अगर किसी एक अगर हम पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी उसकी वेलोसिटी में, या फिर उसके मोमेंटम में। अगर मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो उसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी उसकी पोजीशन में। यही तो बात है, ठीक है। तो मीन्स अगर हमने पोजीशन फिक्स की तो जो वेलोसिटी है वो लाइट से भी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। मीन्स जो भी हमने अज्यूम करके चले थे वो बात क्या है हमारी, गलत है। मीन्स एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता न्यूक्लियस के अंदर, ओके।